Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 13th November 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. अच्छा, before I take up the first topic of the day, कुछ announcements हैं with respect to the Veda app and daily answer checking. तो देखिए, कुछ स्टूडेंट्स को अभी भी लॉगिन करने में प्रॉब्लम हो रही है। हमारा ऐसा मानना है कि अब हमारे एंड से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने अपना स्पेस एक्सपैंड कर लिया है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स लॉगिन कर पा रहे हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो वी रिक्वेस्ट यू टू कॉल एट दिस नंबर। इस टाइमिंग को रिस्पेक्ट करते हुए कॉल करें आप 10 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में, 10 AM टू 6 PM के बीच में इस नंबर पे कॉल करें। हो सकता है आपके एंड से कुछ टेक्निकल इश्यूज हों। मैंने कल अपनी टेक्निकल टीम से बात की तो उन्होंने कहा कि सर, कुछ स्टूडेंट्स के सिस्टम में कुकीज़ एक्सेस ओवरलोड रहता है, कुछ होता है, इस कारण से वो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। सो आवर टीम वुड बी हैप्पी टू हेल्प। आप इस नंबर पे कॉल कीजिए अगर आप अभी भी लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, आंसर सबमिट नहीं कर पा रहे हैं तो। दूसरा, विथ रिस्पेक्ट टू आंसर चेकिंग डिले, तो ये बात सही है कि हमने कहा था कि 3 दिन के अंतराल पे हम लोग आपको आंसर चेक करके दे देंगे, यानी कि अगर आपने आज आंसर सबमिट किया है तो विद इन 3 डेज हम लोग आपको आंसर चेक करके फीडबैक के साथ देंगे। लेकिन बहुत सारे केसेस में अभी 5 दिन का गैप चल रहा है। आई एक्नॉलेज दैट, क्योंकि हम लोग भी चेक कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन अभी बैकलॉग है क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा है। तो इस बैकलॉग को क्लियर करने के लिए मैंने फैसला किया है कि अगले 2 दिन, यानी कि फ्राइडे एंड सैटरडे को कोई मेंस क्वेश्चन मैं प्रोवाइड नहीं करूंगा। आज के दिन तो मैंने प्रोवाइड किया है मेंस क्वेश्चन, लेकिन अगले 2 दिन मेंस क्वेश्चन नहीं दूंगा मैं। दिस विल अलाउ अस सम टाइम टू क्लियर द बैकलॉग। हम लोग भी वीकेंड पे बैठ करके और जितना बैकलॉग है उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। होपफुली बाय नेक्स्ट मंडे द चेकिंग डिले इशू वुड बी रिजॉल्व। हम लोग भी अपने एंड से काम कर रहे हैं, सो आई जस्ट एक्सपेक्ट यू ऑल टू शो सम पेशेंस। इतना ज़्यादा उत्तेजित मत होइए, एक्साइटेड और वॉयलेंट मत होइए। आपके बातों में भी वॉयलेंस दिखता है मुझे। एक बच्चे ने तो, कल मैंने मैसेज देखा यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, इसने कह दिया SPM इज ए स्कैम, दे कमिटेड, दे आर, इट हैज़ बीन 3 days सिंस दे हैव नॉट चेक्ड माई आंसर्स। भाई, 3 दिन का तो हमने वैसे भी टाइम मांगा है आपसे। आपको क्या लगता है कि आज अभी आप आंसर सबमिट करोगे तुरंत हम चेक करके दे देंगे क्या? 3 दिन तो वैसे भी हमें समय लगेगा। वी हैव कमिटेड दैट एंड इट इज ट्रू दैट थोड़ा डिले हो रहा है, बट थोड़ा पेशेंस दिखाइए। द आइडिया इज, प्लीज अंडरस्टैंड, द आइडिया इज कि आवर स्टूडेंट्स should be writing at least 45 days answer in consistent manner before you get into prelims cycle. तो prelims cycle दिसंबर के लास्ट वीक या जनवरी के फर्स्ट वीक से शुरू होगा। हम लोग प्रीलिम्स मोड में जाने से पहले आपसे लगभग 40-50 आंसर लिखवाना चाहते हैं और हम लोग उसको चेक करके दे देंगे। 2-4-5 दिन का डिले हो गया तो ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई? प्लीज कीप पेशेंस, एवरीथिंग टेक्स सम टाइम, एवरी सिस्टम टेक्स सम टाइम टू फंक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दीज आर द लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स दैट विल बी कवरिंग टुडे फ्रॉम आवर न्यूज़पेपर्स। सो पहला टॉपिक है CPI इन्फ्लेशन या रिटेल इन्फ्लेशन, लोवेस्ट एवर। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। इस टॉपिक की मदद से इन्फ्लेशन कैलकुलेशन जो हम लोग क्लास में सीखते हैं उसके बारे में और क्लैरिटी आएगी। तो देखते हैं, पहले करंट न्यूज़ देखेंगे और फिर और ज़्यादा डीप डाइव करने की कोशिश करेंगे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड अबाउट इन्फ्लेशन कैलकुलेशन। तो करंट न्यूज़ ये है कि अक्टूबर 2025 के लिए जो CPI इन्फ्लेशन है या रिटेल इन्फ्लेशन है, इट हैज़ गॉन टू 0.25%. इट इज लोवेस्ट एवर रिटेल इन्फ्लेशन या CPI इन्फ्लेशन सिंस द न्यू सीरीज वाज अडॉप्टेड इन 2012। आपको पता है कि करेंटली CPI इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर 2012। ये मैं क्लास में भी आपको बताता हूँ। WPI के लिए बेस ईयर 2011-12 है, CPI के लिए इट इज 2012। तो जब से ये नया बेस ईयर अडॉप्ट किया गया है तब से CPI इन्फ्लेशन
जो अक्टूबर 2025 में रजिस्टर किया गया, इट इज लोवेस्ट, दैट इज 0.25%। अब देखिए, नॉर्मली सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो 4-5% के आसपास रहता है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वैसे भी वो सीपीआई इन्फ्लेशन लोअर साइड पे रहा है, 2% या उससे नीचे रहा है। नाउ इट हैज गॉन डाउन टू 0.25%। कारण क्या है इस डिक्लाइन के पीछे, इस शार्प डिक्लाइन के पीछे, इतना लो इन्फ्लेशन के पीछे? पहला कारण है जीएसटी रेट कट्स। अक्टूबर महीना पहला ऐसा महीना था जब जीएसटी रिडक्शन का फुल मंथ हुआ, क्योंकि जीएसटी जो है वो सितंबर के एंड में रिड्यूस किया गया था, मुझे लगता है 22-23 सितंबर को रिड्यूस किया गया था। तो अक्टूबर वाज द फर्स्ट मंथ वेयर देयर वाज फुल इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी रेट रिडक्शन। तो जीएसटी जब रिड्यूस किया गया है, बहुत सारे आइटम्स के का जो जीएसटी रेट है, बहुत सारे आइटम्स को 28 से घटा करके 18 में लाया गया है, कुछ को 12% से घटा करके 5 में लाया गया है। तो जीएसटी रैशनलाइजेशन का इम्पैक्ट दिख रहा है प्राइस रिडक्शन में, और चीज़ों के दाम घटे हैं, इस कारण से सीपीआई इन्फ्लेशन घटा हुआ दिख रहा है। तो सीपीआई इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? जो कंज्यूमर प्राइस पे करता है, और जो कंज्यूमर प्राइस पे करता है उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस भी इंक्लूडेड होते हैं। सो दैट इज वाई जीएसटी रेट कट रिफ्लेक्ट्स इन द शार्प डिक्लाइन इन रिटेल इन्फ्लेशन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2025। दूसरा है ड्रॉप इन द प्राइसेस ऑफ फूड आइटम्स। देखिए, फूड आइटम्स का वैसे भी वेटेज सबसे ज्यादा होता है सीपीआई बास्केट में। आई होप यू आर एबल टू रिकॉल दिस आइडिया फ्रॉम द क्लास डिस्कशन। लगभग 46% के आसपास फूड आइटम्स का वेटेज होता है, और फूड आइटम्स अक्टूबर 2025 में काफी महंगे हुए। फूड आइटम्स का दाम इनफैक्ट नेगेटिव में गया है, माइनस, दाम से मेरा मतलब है इन्फ्लेशन रेट बेसिकली नेगेटिव में गया है, 5% चीपर हुए हैं विथ रिस्पेक्ट टू लास्ट अक्टूबर। तो साल 2024 के अक्टूबर महीने में जो फूड आइटम्स का दाम था, उससे साल 2025 में फूड आइटम्स का दाम 5% कम हुआ है। तो आप इस ग्राफ से देख सकते हैं, दिस रेड कलर ग्राफ इज विथ रिस्पेक्ट टू सीपीआई इन्फ्लेशन, सीपीआई ओवरऑल इन्फ्लेशन, जिसको हम लोग कहते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। फूड इन्फ्लेशन ये ब्लू कलर के ग्राफ से दिखाया गया, और फूड इन्फ्लेशन हैज बीन -5%, यानी कि फूड आइटम्स के दाम कम हुए हैं पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले। इस कारण से ओवरऑल सीपीआई गिरा है। फूड आइटम्स का वैसे भी वेटेज बहुत ज़्यादा है, लगभग 50% के आसपास है, इस कारण से इसका इम्पैक्ट दिख रहा है सीपीआई इन्फ्लेशन रेट के रिडक्शन में। तीसरा कारण है बेस इफेक्ट। यू सी, आई होप कि आपको क्लास की ये डिस्कशन याद आ रही होगी। प्लीज ट्राई टू रिलेट इट विद द डिस्कशन इन द क्लास कि सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन इटसेल्फ फॉर एनी ईयर, is indicator of increase in prices with respect to base year. And you see, इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे सीपीआई का ग्राफ भी दिया है। जैसे मान लीजिए कि साल 2023 के लिए या 24 के लिए मान लेते हैं, साल 2024 के लिए द सीपीआई इज 196.8। इट सिंपली मीन्स कि बेस ईयर के तुलना में साल 2024 के अक्टूबर महीने में, बेस ईयर दैट इज 2012 के अक्टूबर महीने की तुलना में साल 2024 के अक्टूबर महीने में रिटेल लेवल पे चीजों के दाम 96.8% बढ़े हैं। तो सीपीआई इन इटसेल्फ इज एन इंडिकेटर ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस इन करंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू बेस ईयर। आई होप यू आर एबल टू रिकॉल इट। बट सीपीआई इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? सीपीआई इन्फ्लेशन इंडिकेट्स इंक्रीज इन प्राइसेस एट रिटेल लेवल इन करंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर। तो जब हम कहते हैं कि सीपीआई इन्फ्लेशन हैज बीन 0.25% ओनली, दैट मीन्स increase in the prices of items in the month of October 2025 with respect to October 2024 is 0.25%। तो सीपीआई इन्फ्लेशन में करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के बीच का अंतर देख करके फिर इंक्रीज इन प्राइसेस को निकाला जाता है। अब पिछला साल कैसा था? इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024 महंगाई थोड़ी ज्यादा थी सीपीआई लेवल पे। यू सी,
Overall CPI inflation in the month of October 2024 was 6.21%. उस टाइम में महंगाई ज़्यादा थी और उस महंगाई के पीछे भी कारण था हाई फूड इन्फ्लेशन। पिछले साल अक्टूबर 2024 में फूड इन्फ्लेशन वाज 9.7% एंड फूड का वेटेज तो ज़्यादा है सीपीआई कैलकुलेशन में, दैट इज वाई ओवरऑल इन्फ्लेशन वाज आल्सो हायर। पिछले साल चूंकि सीपीआई ज़्यादा था तो इंडेक्स भी ज़्यादा था। इसका नतीजा ये है कि इस साल सीपीआई इन्फ्लेशन कम दिख रहा है बिकॉज लास्ट ईयर इंडेक्स वाज क्वाइट हाई, सो बेस वाज क्वाइट हाई लास्ट ईयर और पिछले साल की तुलना में इस साल महंगाई निकाली जा रही है। तो फिर चूंकि लास्ट ईयर का बेस काफी हाई था, इस कारण से इस साल के जो दाम हैं वो परसेंटेज में कम दिख रहे हैं। सो दिस इज द बेस इफेक्ट। आई होप इट विल बी मोर क्लियर विथ हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। ये देखिए, ये है सीपीआई का ग्राफ। ये वो सारे बच्चे आई जस्ट होप रिलेट कर पा रहे होंगे जिनको क्लास में मैंने इन्फ्लेशन कैलकुलेशन सिखाया है। ये सीपीआई का ग्राफ है, बेस ईयर है 2012। अच्छा, ये अक्टूबर महीने का सीपीआई का ग्राफ है, ठीक है, अक्टूबर महीने का, एंड बेस ईयर इज 2012। तो यानी कि बेस ईयर में सीपीआई कितना होगा, 100 होगा। फाइन। अब जब हम कहते हैं कि सीपीआई इन द ईयर 2013 इज 114.8, दैट मीन्स बेस ईयर की तुलना में, बेस ईयर के अक्टूबर महीने की तुलना में नेक्स्ट ईयर 2013 में चीजों के दाम एट रिटेल लेवल 14% बढ़े हैं। ऐसे ही कर करके हम लोग सीपीआई के ग्राफ को देखते हैं। अब ये है साल 2024 का इंडेक्स। साल 2024 में सीपीआई था 196.8 और साल 2025 में सीपीआई है 197.3। अब आपको दिख रहा है कि साल 2023 में सीपीआई वाज ओनली 185.3। दिस, तो लास्ट ईयर देयर वाज ह्यूज इंक्रीज इन द प्राइसेस। तो इसी कारण से पिछले साल महंगाई जो थी वो इन दोनों इंडेक्स की मदद से निकलेगी, 2024 और 2023 के अक्टूबर महीने के इंडेक्स से निकलेगी। तो पिछले साल की महंगाई जो थी वो ज्यादा थी, 6.21% थी, लेकिन चूंकि पिछले साल इंडेक्स ज्यादा हो गया तो इस साल इवन ठीक ठाक सा प्राइस अपीयर्स नॉट दैट कॉस्टली। इस साल का इंडेक्स है 197.3, पिछले साल का इंडेक्स था 196.8, करंट ईयर का इंडेक्स है 197.3। तो अगर इन्फ्लेशन निकाला जाए तो दैट विल बी 197.3 माइनस 196.8 divided by 196.8 into 100, that comes out to be 0.25%, which is the inflation, CPI inflation for the month of October 2020, for October month in the year 2025, that is 0.25%. तो मैं ये टॉपिक इसलिए कवर कर रहा हूँ ताकि आपको इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हमने क्लास में सीखे हैं उन सबको रिलेट करके हम लोग एक बार देख सकें। तो एक बार अब जब फिर से जल्दी से देखते हैं सीपीआई इन्फ्लेशन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2025, जो बीता हुआ महीना था उसमें सिर्फ 0.25% रहा है। उसके पीछे पहला कारण है जीएसटी रेट कट्स, दूसरा कारण है फूड आइटम्स के प्राइसेस में डिक्लाइन इन करेंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू लास्ट ईयर का मंथ ऑफ अक्टूबर। 5% फूड आइटम्स सस्ते हुए हैं। तो यू कैन सी सीपीआई फॉर फूड आइटम्स ये ब्लू कलर से, एंड दिस इज ओवरऑल सीपीआई जिसको हम लोग सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। तो तीसरा है बेस इफेक्ट। जब सीपीआई इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि वी आर कैलकुलेटिंग इंक्रीज इन प्राइसेस इन करेंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर। सिंस प्रीवियस ईयर में प्राइसेस वेयर हाई, इन्फ्लेशन वाज हाई लास्ट ईयर, दैट इज व्हाई दिस ईयर इवन ए ठीक ठाक सा प्राइस इज नॉट अपीयरिंग टू बी दैट हाई। याद कीजिए, जब मैं बेस इफेक्ट पढ़ाता हूँ क्लास में तो मैं जनरली जीडीपी का एग्जाम्पल लेकर के बेस इफेक्ट पढ़ाता हूँ। याद है, आई गेव एन एग्जाम्पल ऑफ प्यून एंड सीईओ। आई होप यू आर एबल टू रिकॉल कि सीईओ की सैलरी है 1 करोड़ रुपए और वो अगर उसकी सैलरी 1 करोड़ से बढ़ करके 1,05,00,000 भी होती है तभी तो परसेंटेज इंक्रीज इज 5% ओनली। वहीं प्यून की सैलरी है 10,000, बढ़ करके अगर 15,000 होती है तो परसेंटेज इंक्रीज इज 50%। तो बेस मैटर्स। तो अभी ओवरऑल इंडेक्स इज 197.3, but last year if base was less then the same price would appear high, CPI inflation ज्यादा दिखता परसेंटेज में। if last year base was this तो CPI inflation would appear higher. Since last year base was higher,
So that is why CPI inflation appears to be lower. That is only 0.25%. So here the base effect also comes into picture. अब आरबीआई कैसे रिस्पॉन्ड कर सकती है? देखिए, अब सीपीआई इन्फ्लेशन पिछले कुछ महीनों से काफी कम चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2%, 1.6। और आरबीआई को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है एज पर मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? दैट इज टू कीप सीपीआई इन्फ्लेशन एट 4% विद द डेविएशन ऑफ 2% इज अलाउड। यानी कि ओवरऑल सीपीआई इन्फ्लेशन शुड बी इन द रेंज ऑफ 4 ± 2%, दैट इज 2% to 6%। ये भी हमने क्लास में पढ़ा था। लेकिन अब इन्फ्लेशन जो है ऑन द लोअर साइड है, 2% के साइड में और भी कम हो रहा है पिछले कुछ महीनों में। तो नाउ कमिंग मंथ्स में इट इज एक्सपेक्टेड कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, जो 6 मेंबर्स की कमिटी है आरबीआई की, वो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लेगी। क्योंकि इन्फ्लेशन तो कम है ही, तो एक्सपेंशनरी अप्रोच से कैसा होगा कि ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू से रेपो रेट हैज रिमेन अनचेंज टू 5.5%। आने वाली जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है 3 से 5 दिसंबर के बीच में, एक्सपेक्टेडली द रेपो रेट विल बी कट डाउन फर्दर। 5.5% से घट करके हो सकता है 5.25 कर दिया जाए, या इवन 5% भी किया जा सकता है। आई होप ऑल द क्लास डिस्कशन regarding monetary policy committee, monetary policy review that is done every second month. So next review is in the month of December. Monetary policy framework agreement target of 4 ± 2%, and then inflation calculation, difference between CPI and CPI inflation, as well as base effect, the importance of food items and their weightage in CPI calculation. Every idea is applied here to understand this current development. So I hope every concept that we discussed in the class is revised with this news. यूपीएससी ने इस टॉपिक से रिलेटेड तो कई सारे प्रश्न पूछे हैं पिछले 4-5 साल के प्रीलिम्स में, बट मैंने 2 सवाल इस टॉपिक डिस्कशन से रिलेटेड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पे दिए हैं। प्लीज अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। यू मे सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Next topic is about translocation of cheetahs from Botswana. Important from GS paper 3 environment perspective. सबसे पहले चीताज के बारे में समझते हैं। हिस्ट्री ऑफ चीताज इन इंडिया। भारत सरकार ने 1952 में डिक्लेयर किया कि एशियाटिक चीताज दैट वर फाउंड इन इंडिया टिल देन हैव बीन नाउ कंप्लीटली एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडिया। 1952 में भारत सरकार ने ऑफिशियली कहा कि हमारे यहाँ पे चीता खत्म हो गए बिकॉज ऑफ हंटिंग। चीतास की स्पीसीज की अगर बात की जाए तो चीता स्पीसीज 2 होते हैं मेनली, अफ्रीकन चीता, एशियाटिक चीतास। अफ्रीकन चीतास आर वल्नरेबल इन IUCN कैटेगराइजेशन। अफ्रीकन चीतास ऑफ कोर्स अफ्रीका में मिलते हैं, बट अफ्रीका में भी दे आर फाउंड इन ईस्टर्न एंड सदर्न अफ्रीका, नामीबिया, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, केनिया, तंजानिया जैसे देशों में मिलते हैं। अफ्रीकन चीतास लव सवाना ग्रासलैंड। इनकी संख्या अच्छी खासी है, 6,500 से लेकर के 7,000 तक इनकी संख्या है इन द वर्ल्ड। दूसरे हैं एशियाटिक चीताज। एशियाटिक चीताज जो हैं इनकी संख्या बहुत कम है आज के टाइम में। दे आर ओनली 40 to 50 एशियाटिक चीताज लेफ्ट, एंड दैट टू इन ईरान। और यही कारण है कि IUCN के अंदर दे आर कैटेगराइज्ड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज। एशियाटिक चीताज पहले भारत में थे, लेकिन भारत में 1952 में ये एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिए गए। एशियाटिक चीताज की बात की जाए तो दे आर स्मॉलर एंड थोड़ा सा येलोइश हैं, पेलर हैं आज कंपेयर टू अफ्रीकन चीताज। अफ्रीकन चीताज थोड़े से स्टर्डी हैं, बड़े साइज के हैं, डार्कर रोबस्ट बिल्ड। आप देख सकते हैं ये है अफ्रीकन चीता, ये है एशियाटिक चीता। अब भारत में तो चीताज खत्म हो गए थे, तो फिर भारत सरकार ने फैसला किया कि अफ्रीका के कुछ देशों से हम लोग चीताज को ट्रांसलोकेट करेंगे भारत में, जिससे भारत के अंदर चीताज को रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा। और guided by this idea in the year 2022 and 2023, Government of India signed agreements with 2 countries, 2 African countries, Namibia and South Africa, in order to translocate cheetahs from these countries back to India. 8 चीताज नामीबिया से लाए गए, 12 चीताज साउथ अफ्रीका से लाए गए। This was for the first time in the world that a large carnivore was to be relocated from one continent to other. इतना बड़ा कार्निवोर
एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में अभी तक ट्रांसलोकेट नहीं किया गया था। जब ये 20 चीताज मंगाए गए अफ्रीकन कंट्री से, नामीबिया और साउथ अफ्रीका से, तो फिर इनको पहले रखा गया इन कूनो नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश। बाद में इनमें से 2 चीताज को ट्रांसफर कर दिया गया फ्रॉम कूनो टू गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन मध्य प्रदेश। तो आप कह सकते हैं कि भारत में चीताज का पहला नया घर था कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, एंड द सेकंड होम टू चीताज इन इंडिया इज गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन मध्य प्रदेश, सेकंड होम टू चीताज। इनको लाया कहां से गया है? अफ्रीकन देशों से, साउथ अफ्रीका और नामीबिया से, और कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। बाद में उनको 2 को शिफ्ट कर दिया गया गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। ज्यादातर यहाँ पे अफ्रीका के अंदर तो 6,500 से लेकर के 7,000 तक चीताज अवेलेबल हैं। मौजूदा टाइम में अगर एशिया के अंदर बात की जाए तो सिर्फ ईरान के अंदर 30-40 चीताज हैं। उनके नंबर्स भी डिस्प्यूटेड है, कोई कहता है 10 है, कोई कहता है 30 है, कोई कहता है 40 है। अब करंट न्यूज ये है कि भारत सरकार ने अब एक और एग्रीमेंट साइन किया है विद अनदर अफ्रीकन कंट्री, बोट्सवाना, जिसके मदद से 8 चीताज विल बी ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम बोट्सवाना टू इंडिया। मतलब भारत के जो डिग्नेटरीज जाते हैं अफ्रीकन देशों में, इन सवाना कंट्रीज में, तो 8-10 चीता ऐसे शौक शौक में मांग लेते हैं कि यार कुछ चीता भिजवा दो हमारे यहाँ। यही हुआ है करेंटली। देयर हैज बीन स्टेट विजिट ऑफ आवर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी टू बोट्सवाना, and there an agreement has been signed according to which 8 cheetahs will be translocated from now Botswana to India. So Botswana will become third country to gift cheetahs. So these cheetahs translocation are part of overall green diplomacy between the two countries. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल एपीएससी ने मेंस में पूछा था, व्हाट डू यू मीन बाय एक्स सीटू एंड इन सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू का मतलब किसी स्पीसीज को कंजर्व करना है तो उसको वहां से हटा करके कहीं और लाया गया, तो उसको कहा जाता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इसका एग्जांपल हो सकता है चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम, या जो जू बनाए जाते हैं जूलॉजिकल गार्डन्स, वो सब एक्स सीटू हैं। इन सीटू कंजर्वेशन, जो स्पीसीज जहां हैं उनको वहीं प्रोटेक्ट किया जाए, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। तो दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है। फिर थोड़े से कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स, इन दोनों में से कौन बेहतर है उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो दोनों के अपने पॉजिटिव नेगेटिव्स बताइए और फिर आप कुछ कंक्लूजन लिख सकते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ हिंट्स दे रखा है, थोड़ा अपने तरफ से भी वैल्यू एडिशन करके यू कैन राइट द आंसर। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ग्रैप 3 अप्लाइड इन दिल्ली, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ग्रैप स्टैंड्स फॉर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। तो ग्रैप इज ए पॉल्यूशन कंट्रोल प्लान फॉर दिल्ली एंड एनसीआर रीजन। दिल्ली और आसपास के एरियाज में एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक प्लान लाया गया जिसका नाम है ग्रैप, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। ग्रैप ऐसा कोई नहीं है कि अभी लाया गया है, ग्रैप हैज बीन इन फोर्स सिंस 2018 ओनली। ग्रैप एक गाइडलाइंस है, सेट ऑफ गाइडलाइंस है, और होता क्या है कि जब एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा एयर पॉल्यूशन हो जाता है, यानी कि AQI लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाता है, फिर अलग अलग लेवल ऑफ ग्रैप इज इम्प्लीमेंटेड। ग्रैप स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। तो जब एयर क्वालिटी पुअर होती है तो ग्रैप स्टेज 1 इम्प्लीमेंट किया जाता है। वहाँ पे मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस बढ़ा दी जाती है, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश की जाती है कि स्टे मोस्टली इंडोर और बहुत ज़्यादा आउटडोर जा कर के योगा वगैरह ना करें, उससे लंग्स को नुकसान हो सकता है। जब एयर क्वालिटी वेरी पुअर कैटेगरी में जाती है तो ग्रैप स्टेज 2 इज अप्लाइड, बैन ऑन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडस्ट्रियल ऑपरेशन। जब एयर क्वालिटी सीवियर लेवल पे चली जाती है AQI के, AQI हमने 2-3 दिनों पहले ही न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिस्कस किया है, तो देन नेक्स्ट लेवल ऑफ response is applied, ban on diesel generators, restriction on truck entry in city, odd even स्कीम लगा दिया जाता है व्हीकल्स के ऊपर, यानी कि ऑड डेट होगा तो उस दिन सिर्फ ऑड गाड़ियां निकलेंगी सड़कों पे। इवन डेट होगा, यानी कि आज की तारीख कौन सी है, आई थिंक 13 है, तो आज की तारीख में सिर्फ ऑड नंबर की गाड़ियां जाएंगी, 12 तारीख को सिर्फ इवन नंबर की गाड़ियां जाएंगी। तो इस तरीके से ऑड इवन स्कीम चलता है, शट डाउन ऑफ पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज। और जब एयर क्वालिटी AQI सीवियर, वेरी सीवियर कैटेगरी में चला जाता है तो ग्रैप स्टेज 4 अप्लाई कर दिया जाता है, जैसे स्कूल वगैरह भी बंद कर दिए जाते हैं, इमरजेंसी मेजर्स अप्लाई किए जाते हैं, नॉन एसेंशियल एक्टिविटी सब बंद कर दी जाती है।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ा दी जाती है ताकि लोगों को अपना पर्सनल व्हीकल्स का इस्तेमाल ना करना पड़े। तो ये सब है ग्रैप के अलग अलग स्टेजेस एंड दे आर अप्लाइड ऑन द बेसिस ऑफ AQI। और ग्रैप को अप्लाई करने वाली एजेंसी है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ग्रैप माइंडेट is only for Delhi and surrounding areas. GRAP is not for entire country. पूरे भारत में नहीं होता है। करंट न्यूज यही है कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट हैज अप्लाइड ग्रैप 3 मेजर्स इन दिल्ली। ये वाले मेजर्स अप्लाई किए गए हैं दिल्ली। अब इस कमीशन के बारे में पढ़ लेते हैं, इस बॉडी के बारे में। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक स्टैट्यूटरी बॉडी, एक कानून की मदद से ये बॉडी बनाई गई है जिसका काम है दिल्ली और NCR रीजन में एयर क्वालिटी के हिसाब से फिर ग्रेडेड रेस्पॉन्स अप्लाई करे। 17 मेंबर की ये बॉडी है, हेडेड बाय ए चेयरपर्सन। जैसा कि मैंने आपको लक्ष्य बताया, गोल इज टू इंप्रूव एयर क्वालिटी इन दिल्ली एंड NCR रीजन। 4 स्टेजेस होते हैं। इस एजेंसी का या इस अथॉरिटी का काम ये होता है कि कोऑर्डिनेट करती रहती है अलग अलग एजेंसी से बीच में, जैसे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखती है। साथ ही साथ मॉनिटर करते रहती है, एयर क्वालिटी देखते रहती है। खुद का काम तो नहीं है इसका एयर क्वालिटी मेजर करना। एयर क्वालिटी तो AQI इंडेक्स से तो निकल ही जाता है, जिसके बारे में हमने 2-3 दिनों पहले देखा। तो AQI पे नजर रखती है। जैसे जैसे AQI खराब होता जाएगा, यानी कि AQI लेवल बढ़ता जाएगा, फिर उस हिसाब से वो एक्शन प्लान इंप्लीमेंट करती है। इन सम एक्सट्रीम केसेज इट कैन ऑल्सो रिकमेंड इम्पोज पेनाल्टीज। ये CPCB को, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को रिकमेंड करेगा पेनल्टी इंपोज करने का ऑन इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज इन ऑर्डर टू इंप्रूव एयर क्वालिटी। तो ये सब कुछ काम होता है कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3, डिजास्टर मैनेजमेंट। देखिए, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स एक रिपोर्ट के अंतर्गत पब्लिश होता है हर साल बाय एन इंटरनेशनल NGO जिसका नाम है जर्मन वॉच। ये जर्मन वॉच एक इंटरनेशनली रेप्यूटेड NGO है विच वर्क्स इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये हर साल एक इंडेक्स पब्लिश करता है, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। तो साल 2025 में जो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट पब्लिश हुई है उसका टाइटल ऐसा है, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026। ऐसा ही होता है। 2024 वाले का टाइटल था क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025, 23 वाले का था क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2024। तो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 हैज बीन पब्लिश्ड एंड अकॉर्डिंग टू दिस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026, इंडिया इज 9th country across the world which is affected by climate related disasters in last 30 years। दुनिया भर के ऐसे देश जिनके ऊपर क्लाइमेट चेंज रिलेटेड डिजास्टर्स का सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ है, उसमें भारत का रैंक 9वें नंबर पे है। ये टॉप 10 कंट्रीज हैं जिसमें से इंडिया 9th नंबर पे है। ये जो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स पब्लिश किया है जर्मन वॉच ने, इट हैज बीन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा ऑफ लास्ट 30 इयर्स फ्रॉम 1995 टू 2024। इनफैक्ट भारत पिछले कई सालों से टॉप 10 में बना रहा है रिगार्डिंग इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज लीडिंग टू डिजास्टर्स इन इंडिया। भारत ने कई सारे डिजास्टर्स बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज विटनेस किए इन लास्ट 30 इयर्स, राइट फ्रॉम साइक्लोन, हीट वेव, फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड। तो ये जो डाटा है, एक तो प्रीलिम्स में आपसे सीधा सीधा सवाल पूछ सकता है कि क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स पब्लिश कौन करता है, एक तो वो सवाल बनेगा प्रीलिम्स में। दूसरा सवाल ये बन सकता है कि भारत की रैंक क्या है, और मेंस में आप सीधा सीधा इस डाटा के साथ अपना कोई इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। अगर कोई भी ऐसा सवाल है जिसमें पूछ रहा है कि क्लाइमेट चेंज के कारण इंड्यूस्ड होते हैं डिजास्टर्स, नेचुरल डिजास्टर्स इन द कंट्री, ऐसा कोई सवाल आपसे पूछ रहा है, तो आप सीधा सीधा इस डाटा के साथ भी शुरू कर सकते हैं कि एज पर क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 इंडिया इज रैंक्ड 9th अमंग्स द वर्ल्ड कंट्रीज इंपैक्टेड बाय क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स इन लास्ट 30 इयर्स। ऐसे आप इंट्रोडक्शन के साथ शुरुआत कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर मैनेजमेंट के बीच में अगर रिलेट करते हुए कोई प्रश्न है तो। टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऑपरेशन ऑल क्लियर से रिलेटेड ये जो तीसरा स्टेटमेंट है गलत है। इंडियन आर्मी डिड नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटेड, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ये जो रिपोर्ट है इमिशन गैप रिपोर्ट, इसके हिसाब से ग्रीन हाउस गैस इमिशन पर कैपिटा में सबसे आगे इस बार निकल गया है रसिया। मीना माता कन्वेंशन से रिलेटेड ये तीसरा स्टेटमेंट जो है ये गलत है, इनकरेक्ट पूछा है ना। तो द कन्वेंशन डज नॉट कंप्लीटली बैन ऑन यूज ऑफ मर्क्यूरी बट इट emphasizes on phasing out of use of mercury.
इसका तो सीधा सीधा जवाब होगा डेविड सजाले। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।